आपकी आवाज़ पे आज चर्चा कर रहे हैं हम साजिद खान से, जो बीजेपी के राजस्थान के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। जी शुक्रिया साहब, बिल्कुल। आपने आज पीसी भी की है। जी तो जी। किस मुद्दे पे आपने आज पीसी की है? देखिए, एक शेर सुनाकर अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि उन्हीं का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ, हमें मालूम था कसूर हमारा निकलेगा। जब अशोक गहलोत जी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर जब फेल हुआ तो उन्होंने ये देखा कि अब मैं इसका ठीकरा किसके सर पर फोड़ूं, तो अल्पसंख्यक मोर्चा को उन्होंने शामिल किया इसमें कि ठीक है यार, कुछ नहीं, अल्पसंख्यक मोर्चा के ऊपर ये ठीकरा हम फोड़ते हैं, क्योंकि पिछले 3.5 साल से अल्पसंख्यक मोर्चा अशोक गहलोत जी के उन कामों को लेकर आंदोलनरत है जो वादे उन्होंने माइनॉरिटी से किए और उन पर वो खरे नहीं उतरे। मसला है उदयपुर में जो कन्हैया रेगर जी का जो ये हादसा हुआ है, जो मर्डर वाला जो हादसा हुआ है, उसमें ये बात सामने आई कहीं पर कि इसमें अल्पसंख्यक मोर्चे को कहीं से लोगों ने जोड़ने की कोशिश करी। मैं आपके चैनल के ज़रिए एक बात ये कहना चाहूँगा कि आज का ये जो दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं मोबाइल से और अपने फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप पे उसको वायरल करते हैं। तो कोई भी आदमी किसी भी नेता से, किसी भी सेलिब्रिटी से मिलकर वो अपनी फ़ोटो अगर खींचकर वायरल करता है तो उसमें कोई दूसरी पार्टी, मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी, वो तो उसके लिए कसूरवार नहीं है कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है ये भी हमें पता नहीं है कि वो क्या सोचकर हमारे इस प्रोग्राम में आ रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। तो फ़ोटो खिंचाने से हम किसी को रोक नहीं सकते। मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि रियाज अत्तारी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई बूथ पर उसकी कोई जिम्मेदारी है, मंडल या जिला में उसको कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी भी तरह की उसको जिम्मेदारी किसी तरह से। तो कोई भी आम जन आके आपके साथ खिंचवा सकता है, बिल्कुल आप बिल्कुल रोक भी नहीं सकते। आप आम आदमी के लीडर हैं तो व्यवस्था है। एक मैं आपके चैनल के जरिए एक बात और कहना चाहूँगा कि बीजेपी में अगर मेंबरशिप किसी कार्यकर्ता को लेनी होती है या उसको मिलती है तो इस तरह की मेंबरशिप की एक पर्ची, ये मेरी खुद की एक मेंबरशिप की रसीद है, मेरी पुरानी, जो मैं ढूंढकर आज इसको लेकर आया हूँ मीडिया को दिखाने के लिए, कि अगर ये मेंबरशिप की पर्ची किसी के पास है तो हम मान सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो आप उसके दिल के अंदर जो बुरी बात थी, आप देखिए कि उसने अपनी बाइक का नंबर जो है वो 2611 के उससे लिया है और वो 2013 में लिया हुआ है। तो आप देखिए कि 2013 में, आज से 9 साल पहले ही उसके दिल में ये बीज पड़ चुका था कि मुझे कहीं ना कहीं कोई गलत काम को अंजाम देना है। तो उसने वो 2611 जो बॉम्बे से हादसे से हमारा जुड़ा हुआ है, वो उसने अपने बाइक के वो नंबर लिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो अगर हमारे प्रोग्राम्स में आ रहा था, बीजेपी के प्रोग्राम में, तो रैकी करने के हिसाब से वो आ रहा था। और क्योंकि अब जो उसने हाथ से जो ये किया है, जो इसको जो अंजाम दिया है, तो हम तो उसको रैकी से जोड़ेंगे। दूसरा, मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी मज़हब हो, ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि इस्लाम मज़हब, जिसमें हम अल्लाह और अल्लाह के नबी के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि आप किसी जीव की हत्या करो, बल्कि उन्होंने तो एक चींटी के मारने पर भी, आप पैर से एक चींटी को मसल नहीं सकते, उसके लिए भी अल्लाह के नबी ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते। अरे आपने तो एक जिंदा, ये वाजिब बात उठाई है। अब इसी बात को आगे, तो ये जो कट्टरवाद है, कहीं ना कहीं लीडरशिप, राजनीतिक और ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि मुसलमानों को, मैं खुल के बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों को एक कट्टरपंथियों से जोड़ दिया जाता है। मुसलमानों को एक कट्टरपंथी और इस तरह के आरोप लगते हैं कि आतंकवादी संगठन से मिले हुए हैं, और ये कुछ एक जो लीडर हैं अपने राजनीतिक और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस तरह से देखते हैं। तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं कोई आतंकवादी संगठन की बात नहीं है। एनआईए उसकी जांच कर रहा है, ये अभी जांच का विषय है कि वो किस संगठन से जुड़े हुए थे। अभी तक ये बात उन्होंने कहीं मानी नहीं है अपनी जांच में कि वो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे। और किसी भी आतंकी का, मैं ये उसमें आया कि 2014 में वहाँ पाकिस्तान गया और वो अलग अलग जगह रहा और वहाँ पे ट्रेनिंग ली, वो एक अलग बात है। मैं उसकी बात नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि कम्युनिटी को क्यों नहीं ये मैसेज दिया जाए कि आप और हम देश के प्रति।
देखिए 2014 में अगर वो पाकिस्तान भी गया है तो 2014 के मई तक कांग्रेस मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। अगर उस समय अगर वो आदमी वीज़ा लेकर अगर पाकिस्तान गया है तो ये जांच का विषय है कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार ने उसको वीज़ा कैसे दिया और आगे वो किन रिश्तेदारों के वहाँ पर अपने घर गया और उसके बाद का इतना लंबा वक्त कैसे निकल गया कि वो अपने इस काम को अंजाम दे पाया। इसलिए ये सब जांच का विषय है। जब आगे तफ्तीश होगी तब ये सब सामने आएंगी। तो मगर मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारा देश और हमारे मुल्क का जो कानून है वो कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी निर्दोष को मार दें। अगर किसी बेगुनाह को आपने मारा है तो आप सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार रहें, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से पंथ से ताल्लुक़ रखने वाला हो। अभी और काफ़ी स्लीपर सेल की भी बात सामने आ रही है कि क्योंकि उसकी प्लानिंग इतनी लंबी थी, आप समझे 2014 में पाकिस्तान गया और उसने 8-9 साल इतनी लंबी गहरी प्लानिंग की, तो उसके साथ बहुत सारे स्लीपर सेल, बहुत सारे उसने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। तो मैं समझता हूँ 100-200-500 लोगों का ये कम से कम ये ग्रुप है। इस ग्रुप में क्या वो मतलब वो बेपर्दा होनी चाहिए लोग और उनको वाजिब कानून के अनुसार सज़ा मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए मैं फिर कहूँगा कि ये एक जांच का विषय है, मगर मैं मीडिया बेस से भी एक बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि आप किसी भी बात को किसी दूसरी बात से जोड़ दें तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई बेगुनाह कानून की जद में आ जाए और जिस आदमी का इन बातों से कोई लेना देना नहीं हो वो भी कानून के पचड़ों में पड़े और उसको गुनाहगार करने की साबित करने की कोशिश की जाए। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मीडिया ट्रायल की वजह से और कोई बेगुनाह इसकी चपेट में आ जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मीडिया ट्रायल ना करें, एनआईए जो जांच कर रहा है, जो तफ्तीश कर रहा है, उस तफ्तीश में सहयोग करें। एक मैं इस बात से हटके मैं अब जनरल बात पे आ जाता हूँ। अल्पसंख्यक मोर्चा जो मुसलमान समुदाय में मेजॉरिटी रहती है अल्पसंख्यक मोर्चे के, तो उसमें लास्ट अभी 70 सालों में जो कांग्रेस ये समझते आई है अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान मतलब कांग्रेस का वोट बैंक। तो क्या कांग्रेस का वोट बैंक बन के ही रह गया? जो 70 साल में जो मुसलमान तबके ने जो विकास होना चाहिए, दूसरे तबके ने जो विकास किया है अपने समाज और समुदाय का, क्यों नहीं वो मुसलमान कर पाया? इस पे आप किस तरह से देखते हैं? और कांग्रेस का क्या वोट बैंक केवल कांग्रेस का वोट बैंक बन के रह गया है मुसलमान? देखिए कांग्रेस ने हमेशा हमारे मुल्क में हुकूमत करी है, सन 47 से लेके और 90 तक लगातार इनकी हुकूमत रही है। 3 साल मनमोहन देसाई जी क्या पढ़ा दें तो 50 साल इन्होंने लगातार हुकूमत करी है। तो मुझे एक बात बताइए कि हुकूमत जिनकी रही है मुल्क के अंदर, जिम्मेदार वही तो होंगे। इन्होंने माइनॉरिटी को हमेशा तालीम से दूर रखा, हमेशा व्यापार से इन्होंने दूर रखा। इन्होंने 70 साल में अगर कुछ दिया है माइनॉरिटी को तो सिर्फ रोज़ा अफ्तार पार्टी दी है। कांग्रेस ने अगर कुछ दिया है तो सिर्फ रोज़ा अफ्तार पार्टी दी है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। और रही अशोक गहलोत जी की बात, मैं आपके चैनल के जरिए एक बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपने पिछले 3.5 साल में, इसी टर्म की बात करते हैं अपन, अदर सर्विसेज से आईएएस किसी को नहीं बनाया माइनॉरिटी के आदमी को। डबल एजी बनाए जाते हैं सरकार में, किसी माइनॉरिटी को क्या इनको 10,000 अधिवक्ताओं में एक भी आदमी ऐसा नजर नहीं आया कि आप डबल एजी बनाते उसको? आरपीएससी का गठन इन्होंने कर दिया। कौन रोकता था आपको आरपीएससी में माइनॉरिटी को शामिल करने के लिए? 13.5 साल हो गए अशोक गहलोत जी को सीएम बने हुए, अलग अलग इनके टर्नओवर में। अदर सर्विसेज से आईएएस बनते हैं, आप तो मीडिया के आदमी मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। आज तक 3 लोग अदर सर्विसेज से आईएएस बने राजस्थान में। जेएम खान साहब बने, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, भैरव सिंह शेखावत सीएम हुआ करते थे। AR खान साहब बने, सरकार बीजेपी की, वसुंधरा जी सीएम हुआ करती थी। उसके बाद अभी जाकिर हुसैन साहब अभी 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, वो रेवेन्यू में हुआ करते थे, उनको अदर सर्विसेज से आईएएस बनाया, सरकार भारतीय जनता पार्टी की। भैया अशोक गहलोत जी, आपने कुछ नहीं दिया है। माइनॉरिटी को बीजेपी के नाम से या दूसरी पार्टियों के नाम से डराना छोड़ दीजिए। ये अल्लाह से डरने वाली कौम है, हम किसी से डरने वाले नहीं है, मगर हम आपका पीछा भी छोड़ेंगे नहीं। आपने जो झूठे वादे किए हैं ना, आप पिछली बार 21 सीटें लेकर आए थे, इस बार 11 सीटों पर समेटेंगे। और ये जो उदयपुर का हादसा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पूरे राजस्थान का माइनॉरिटी आपसे गुजारिश करता है कि भैया राजस्थान के माइनॉरिटी को बख्श दीजिए, इस्तीफा देकर अपने घर जाइए, ताकि एक जिम्मेदार सरकार यहाँ बने और लॉ एंड ऑर्डर के हालात सुधरें। मुस्लिम तबके का मैं समझता हूँ जो युवा है वो जो शिक्षित युवा कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ना चाह रहा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कमजोरी माइनॉरिटी सेल की भी मानता हूँ, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानता हूँ कि बीजेपी से इतना मुसलमान नहीं जुड़ पा रहा है। क्या आप किस तरह से क्या रीज़न देखते हैं और इसको आगे क्या? देखिए जिस तरीके से पिछले 8 साल में
मोदी जी की सरकार ने काम किया है, आप अगर उनकी योजनाओं को उठाकर देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी काम मोदी जी की सरकार ने किए हैं। चाहे हुनर हाट योजना हो, पिछले 8 साल में 10 लाख लोगों को उसके ज़रिए रोज़गार मिला है। चाहे उस्ताद योजना हो, पिछले 8 साल में 6 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया है, जबकि अशोक गहलोत जी ने हायर एजुकेशन के लोन और स्कॉलरशिप बंद किया हुआ है। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, मदरसा बोर्ड चेयरमैन का अता पता नहीं, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन का अता पता नहीं। अरे भैया, आप सिर्फ वोट लेने के हकदार हो या आप दूसरों को हक भी दोगे उनका कुछ? मुसलमान हो या और दूसरी कम्युनिटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई हो, सबको मोदी जी ने बराबर का, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका, ये इस तरह का नारा लेके चलते हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या आंकड़े हैं, कोई ऐसे आंकड़े, आप नेशनलाइज आंकड़े आपके पास हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास किया है? आपका परिचय दें हमारे व्यूअर्स को थोड़ा। हुसैन खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, दिल्ली प्रदेश प्रभारी। आप पूछ रहे हैं आंकड़ों की बात, निश्चित रूप से हम आपको पूरे आंकड़े उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास आंकड़े हैं। भारत के अंदर टोटल अल्पसंख्यक समाज के लोग करीब 30 करोड़ के करीब है। उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये सभी धर्म के लोग आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैटेगरीज वाइज, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग ही हैं, जो करीब 25 करोड़ है, और बाकी के लोग अगर हम संख्या की बात करें तो करीब 5 करोड़ के करीब है। भारत के अंदर में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद में कमान संभाली है देश की, जब से जितनी भी योजनाएं, करीब 300 से ज़्यादा योजनाएं, देश स्तर की योजनाएं प्रारंभ की गई, उन सभी योजनाओं में जब अगर हम मुख्य योजनाएं भी अगर आप देखते हैं, चाहे वो गैस वितरण की योजनाएं होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाएं होगी, चाहे तो वो किसानों को जो किस्तें मिलती है, 1 साल के अंदर में 3 किस्तें मिलती है, 4,000 रुपये प्रति किस्त आता है, और 6,000 रुपया, 2,000 रुपया प्रति किस्त आती है, और 6,000 रुपया साल का मिलता है। चाहे तो वो योजना होंगी, चाहे तो 12 रुपये का इंश्योरेंस होगा। मैं आपको अगर इन योजनाओं के नाम गिनाने शुरू करूंगा तो मेरे को लगता है कि मेरे को करीब 30 मिनट लगेंगे। इन सभी योजनाओं में हम अगर रेशियो अगर सर्वे किया गया है, उसके अंदर में 30 से 35% फायदा अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज को हुआ है। और जब हम बात पॉपुलेशन की करते हैं तो मुस्लिम समाज की पॉपुलेशन अगर परसेंटेज हम करते हैं तो करीब 18% है, और टोटल जनसंख्या करीब 25 करोड़ है। अब प्रधानमंत्री जी जब से देश की प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली है, आप देखें ना शिक्षा का स्तर। जब एक सर्वे हुआ था 2011-12 में, मुस्लिम समाज के उच्च शिक्षा के अंदर में 1 करोड़ 20 लाख लोग थे, और दोबारा सर्वे प्रधानमंत्री जी की कमान संभालने के बाद हुआ 2017 में, तो 1 करोड़ 70 लाख उच्च शिक्षा में पहुंचे। यानी शिक्षा के अंदर लगातार तेजी से बढ़ोतरी हुई। और वही नहीं है, 370 धारा कश्मीर में हटाई, उससे पहले क्या था, वहां बच्चे पत्थरबाजी की घटनाएं करते थे, उनको लालच दिया जाता था, उनको प्रलोभन दिया जाता था। आज वो बच्चे, जब हम सर्वे आपको बता देता हूं मैं प्रूफ, 2016 में एक सर्वे हुआ था, करीब 3,000 घटनाएं पत्थरबाजी की हुआ करती थी। 2017 में वापस सर्वे हुआ तो वो घटना 3,000 से 2,000 तक आई। फिर 2018 में एक सर्वे हुआ, वो घटनाएं कहां तक पहुंची, 3,000 से 1,000 पहुंची, और आज की तारीख में वो घटनाएं 100-150 के आसपास है। यानी 3,000 से घटनाएं 150 तक पहुंची। अब वो बच्चे, उनके हाथ में फुटबॉल की गेंद आई है, क्रिकेट की गेंद आई है, हाथ में किताबें आई है, आने वाले समय में वो पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। वो केवल पत्थरबाजी के एक मॉडल के रूप में बन के रह जाया करते थे, जिनका भविष्य बनेगा। और मैं वही नहीं कहता हूं, 3 तलाक फोन पर दे दिया करते थे लोग, व्हाट्सएप पर, और या किसी भी तरीके से दे दिया करते थे। आज तलाक देना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों में भ्रांतियां फैलाई गई है कि तलाक देना एकदम बंद हो गया। एकदम बंद नहीं हुआ है। आप कानून का सहारा लीजिए। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो आप कानून का सहारा लीजिए, सामाजिक संगठनों का सहारा लीजिए। अगर ऐसा लगता है कि तलाक होना चाहिए तो तलाक तो अभी भी होता है, लेकिन आप जिस तरीके से तलाक देते थे, बहनों को यतीम छोड़ दिया करते थे, वो तरीका आप काम में नहीं ले सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि वही बात नहीं है,
शिक्षा के स्तर के लिए अल्पसंख्यक आयोग बना पूरे भारतवर्ष का, उसके अंदर में कितनी योजनाएं बच्चों को शिक्षाओं के लिए उनको लोन दिया गया, विदेश जाने के लिए बिना ब्याज के लोन दिया गया। और वो ही नहीं है, उनको हुनर हाट के तहत अनेक प्रकार के हुनर उनको सिखाए गए और आज वो डिपेंडेबल बने हैं। आज वो शिक्षा के साथ साथ में अपने हाथ में हुनर होने के कारण उनके रोजगार प्रारंभ हुए। आज वो बेरोजगार नहीं रह सकते क्योंकि वो हुनर सीख गए हैं। मैं अगर बात करूंगा प्रधानमंत्री जी की योजनाएं की तो मेरे को लगता है बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि टीवी के अंदर बहुत शॉर्ट टाइम ही रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में क्या बोलूं। लेकिन मैं आपको ब्रीफ में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी लगातार अल्पसंख्यक समाज के साथ है और आने वाले समय में तेजी से अल्पसंख्यक समाज के लिए योजनाएं चलेगी और हम लाभान्वित होंगे। और जिस तेजी से अल्पसंख्यक समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, आने वाले में समय में देखेंगे ये जो छोटी छोटी पार्टियां जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज को केवल वोट का रूप देखती है, ये तड़फेगी अल्पसंख्यक समाज के वोटों के लिए। कहीं ना कहीं मुसलमान का पिछड़े होने का मेन रीजन में आप लोग भी जानते होंगे, अशिक्षा रही है या उनको टैलेंटेड और उस तरह की स्किल्स का मतलब नहीं मिल पाई। मुसलमान का मतलब केवल मजदूर बन के रह गई कांग्रेस की सरकार में 70 सालों में जो हुआ। अब शिक्षित होता जा रहा है मुसलमान, तो क्या रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा? आप किस तरह से देखते हैं शिक्षा हो रहा है, शिक्षा के बारे में किस तरह से देखते हैं कि मुसलमान को एक बेरोजगार? देखिए, जिस तरह की बातें आज देश में चल रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा जो काम कर रहा है, पहले मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पहले लोग डरते थे। भारतीय जनता पार्टी के नाम से इतना भय पैदा कर रखा था इस कांग्रेस पार्टी ने कि आपको खा जाएगी, ये आरएसएस की पार्टी है, ये उसकी पार्टी है। लेकिन जिस तरह से अब जो युवा आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं, इस तरह का एक क्रेज है, क्योंकि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की सत्ता संभाली, उसके बाद में उन्होंने जो योजनाएं प्रारंभ की, उन योजनाओं से हमारे लोगों को इतना लाभ मिला कि हमारे लोगों को जब हम जाते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, जो लाभार्थी रहते हैं उनसे हम सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आज तक हमें कभी किसी ने पूछा ही नहीं। देश के अंदर ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ कभी लाइट नहीं थी, वहाँ लाइट पहुँचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। आंकड़े हैं आपके पास राजस्थान में लाभार्थी किस तरह? बिल्कुल, हमारे पास पूरे आंकड़े हैं। आंकड़ों के साथ में आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि आज तो शॉर्ट टाइम था, इसलिए उसके बाद में कभी भी आपके मंच पे आएंगे जब वो पूरे आंकड़े भी आपको बताए जाएंगे। क्योंकि जो गैस वाली योजना थी, उज्ज्वला योजना, उसके अंदर हमारी जो माताएं बहनें गाँव में बैठ कर चूल्हे के सामने रोटियाँ बनाती थी, उनको लिए सरकार ने जिस तरह से उनके लिए सिलेंडर गैस के चूल्हे उपलब्ध कराए, आज वो मोदी जी के गुणगान करती हैं। पेंशन की योजनाएं और जिस तरह से जो किसानों को लाभ मिला, डायरेक्ट जो पैसे वाली बात है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं यहाँ से 100 रुपये भेजता हूँ तो यहाँ 10 रुपये मिलते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने पैसे जब 100 रुपये भेजते हैं तो 100 के 100 पैसे उनको मिल रहे हैं, क्योंकि जो बीच का करप्शन था, बिल्कुल भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो चुका है। युवाओं में बड़ा क्रेज है। जो अग्निपथ योजना जो चलाई है, उसका बड़ा लाभ अल्पसंख्यक मोर्चा के बहुत बड़ा फायदा देख रहा हूं कि जो डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि वो बीच के बिचौलियों को खत्म कर दिया गया। योजनाओं को वहीं पे बिचौलियां सफा कर देते। अब ना तो किसी को रिश्वत देनी पड़ती है, डायरेक्ट उनके खाते में पैसे आते हैं। जो जनधन योजना वाला जो हमारे अकाउंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में खोले हैं, हमारी माताओं के बहनों के अकाउंट खोले, उनमें डायरेक्ट पैसे आते हैं। आज ये अगर हम सर्वे करेंगे, जाएंगे, उन लाभार्थियों से हम मिलेंगे, तो निश्चित ही वो मोदी जी के गुणगान करेंगी, क्योंकि मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं वो डायरेक्ट आम आदमी तक पहुंची है। उसका लाभ भी हमको मिल रहा है, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं को जब जोड़ने के लिए फील्ड में जाते हैं, तो लोगों को जोड़ने के लिए जब हम उनके सामने बात रखते हैं, तो मोदी जी के बारे में जब वो गुणगान करते हैं, मोदी जी के बारे में जब वो बताते हैं, तो हमें बड़ी प्रशंसा होती है और लोग ज़्यादा तादाद में जुड़ते हैं। अभी जो अग्निपथ योजना आदरणीय मोदी जी ने निकाली है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जो शिक्षित बच्चे 10वीं 12वीं के पास पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि 4 साल की ये नौकरी है। 4 साल बाद में आके हमारे जो बच्चे नौकरी लगेंगे, 4 साल बाद आने के बाद में वो बाहर कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, या अन्य कोई नौकरियां जो सरकार ने निकाली हैं, उन अन्य नौकरियों में वो जा सकते हैं। कि होमगार्ड की जो उनके पास लाइसेंस मिल जाएगा, होमगार्ड की नौकरी भी कर सकते हैं, खुद का रोजगार भी कर सकते हैं। क्योंकि इस योजना को लेकर
हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता में बड़ा रेस्पॉन्स इस योजना का मिल रहा है। विशेष तौर से अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए लाभकारी योजना है। आदरणीय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल मदरसे पे आता है कि मदरसे की शिक्षा सुनिश्चित कंटेंट नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं बच्चे जो जाते हैं मुस्लिम तबके के बच्चे वो मिसगाइड हो जाते हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या मदरसे होने चाहिए या उनको प्रॉपर शिक्षा एजुकेशन प्रणाली के में ही शिक्षित होना चाहिए मुस्लिम बच्चों को? आपका क्या कहना है? देखो, मदरसों को अगर प्लान के हिसाब से अगर चलाया जाए, सुनियोजित तरीके से अगर चलाया जाए, वहाँ पर जो टीचर है वो वेल शिक्षित हो, उनको उर्दू, अरबी, हिंदी और इंग्लिश और कुछ टेक्निकल नॉलेज भी हो, ऐसे अगर टीचर हैं तो निश्चित रूप से बच्चों का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। और कुछ आइडिया है कि ऐसे मदरसे कितने चल रहे होंगे जिसमें कंप्यूटर सेटअप होगा, इंग्लिश मीडियम के टीचर होंगे या इस स्किल्स के साथ, टेक्निकल एजुकेशन के साथ उनको शिक्षा मिल पाएगी? देखो, मैं कुछ मदरसे हैं या ऐसा ही है कि ठीक है धर्म के नाम से कट्टरपंथियों को बढ़ावा देना ही मदरसे का काम है, या आप क्या कहना चाहिए? देखो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी राज्य में, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, तो मदरसों के अंदर में पहली बार कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, यानी इतिहास के अंदर में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसमें मैं मदरसा बोर्ड का सदस्य भी हुआ करता था। और बच्चों के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए, जैसे बोर्ड होंगे, दरिया होंगी, टेबलें होंगी, कुर्सियाँ होंगी या अन्य सामग्री, वो हम ट्रक भर भर के मदरसों में पहुंचाया करते थे। और भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि मदरसे मॉडर्न बने, टेक्निकल बने, और जो बच्चे वहाँ शिक्षा लेते हैं उनका फ्यूचर ऐसा बने कि वो आने वाले समय में कहीं रोजगार प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा वो प्राप्त करें। ये भारतीय जनता पार्टी का मकसद था। वो चाहे राज्य सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी थी जब भी, और वो केंद्र सरकार में अभी भारतीय जनता पार्टी है तब भी। और भारतीय जनता पार्टी का जब राज गया और जब कांग्रेस का राज आया तो हमने देखा कि मदरसों की वही बदहाली वापस देखने को मिली। वहाँ टीचर उपलब्ध नहीं कराए गए, बच्चे हैं, केवल मदरसा रजिस्टर्ड तो हुआ करता था, लेकिन उस मदरसे के अंदर में टीचर थे तो या तो क्वालिफाइड टीचर नहीं, या अगर टीचर है तो वो अपने व्यक्तिगत कामों में लगे हैं, बच्चों को अपने घरेलू कामों में लगा रखा है, उनको उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो लेकिन हमारा ये मकसद है, भारतीय जनता पार्टी का ये मकसद है कि चाहे मदरसों में बच्चे पढ़ें या सरकारी स्कूलों में, वो टेक्निकल बने, आने वाले समय में उनका फ्यूचर ब्राइट बने, जिससे वो रोजगार मिले और वो ऐसी जो घटनाएं हैं जो गलत करते करने वाली, उन घटनाओं की तरफ ना बढ़े। अगर उनको कोई प्रेरित करने का प्रयास करता है तो वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे। क्या जो कुछ एक बच्चे दूसरी तरफ चले जाते हैं तो उनके लिए भी भाजपा या अल्पसंख्यक मोर्चा कुछ काम कर रहा है कि उनको सही रास्ते पे लेके आए, और जो युवाओं को जोड़ना है, बच्चों को जोड़ना है, बच्चियों को जोड़ना है इस संगठन में, कुछ इसके लिए भी आप संगठन के लिए काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम लगातार छोटे छोटे समूहों में, समाज की कॉलोनीज में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में जाते हैं। हमारा मोर्चा चाहे वो वार्ड स्तर का है, मंडल स्तर का है, जिला स्तर का है, या प्रदेश स्तर का, या राष्ट्रीय स्तर का है, हम छोटी छोटी बैठकें करते हैं लोगों जागृत करने के लिए कि हमें आने वाले समय में शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, हमारे उद्योग धंधे हम खोल सकते हैं, हम टेक्निकल बने, जिससे आने वाले समय में हम टेक्निकल बन के अपने ओन उद्योग धंधा खोले। क्योंकि स्टार्टअप योजना प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की, इसके अंदर में बिना ब्याज के लोन दिया गया और भारत के अंदर में लाखों युवा इससे लाभान्वित हुए। तो इससे लाभान्वित जब भी हम हो सकते हैं जब हमारे हाथ में हुनर हो, हम शिक्षित हो, हमारे हाथ में कोई न कोई टेक्निकल नॉलेज हो। इन योजनाओं का फायदा लेने के लिए हमें टेक्निकल बनना है। और अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार लोगों को, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जागृत करने के लिए अभियान चला करके लगातार कार्य कर रहा है, और आने वाले समय में इस जागृति के कार्यक्रमों को और तेजी से बढ़ाएगा।
मैं चाहूँगा आगे भी कभी जरूरत पड़ेगी और अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी में बात करते रहेंगे, जिससे खुल के बात होनी चाहिए, समाज में आनी चाहिए, आपकी विचारों में, आपके विचार समाज में जाने चाहिए, आपके समाज के नए बच्चियों में जानी चाहिए, जिससे राष्ट्र निर्माण और समाज का विकास हो। धन्यवाद आप सभी का, और आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो आपसे इन सभी आंकड़ों के साथ भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल को, आप आवाज़ को, आपने ये अवसर दिया कि हमारी बात आगे जन जन तक पहुँचे और लोगों में जागृति आए, और आपका चैनल, उसको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में भी ये और भी ज़्यादा लोकप्रिय बने और जन जन की आवाज़ बने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।